मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लिखा है बाहुल आवेशों के कारण बल, ठीक है ना। बाहुल आवेशों के कारण बल मतलब बहुत सारे आवेश रहेंगे तो बल कितना लगेगा, या इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का, ये इसी नाम से आपसे पूछा जाएगा। इसी नाम से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है ना। बहुल आवेशों के कारण बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। यानी हम लोग अभी तक पढ़े हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले हैं, दो आवेश हमने लिया था, वो लाइक चार्ज थे तो रिपल्सन हो रहा था और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि मान लो भाई यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक है ना, ये दो आवेश, ये इस पर Q1 इस पर Q2 चार्ज है, ठीक है ना। इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स एक ठो लगेगा। चलिए इनके बीच एक फोर्स लग रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं इनके डिस्टेंस को हम R12 कह रहे हैं, मान लो भाई, ठीक है। एक तीसरा चार्ज मैंने ला दिया तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाला होगा, मैं मान लेता हूं कि इस Q2 कारण Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है जी, ठीक है ना। एक ध्यान से समझो, तीसरा आवेश मैंने ले लिया जिसका नाम मैंने क्या लिखा, Q3। एक तीसरा आवेश मैंने लिया Q3। अब Q3 और Q1 के बीच एक फोर्स लगेगा और Q3 Q2 के बीच भी एक फोर्स लगेगा ना, इनके बीच भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि Q3 ये है, Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज ये लग रहा है। यह जो और भी आवेश ले लेंगे और भी आवेश होते हैं, हर आवेश एक दूसरे आवेश पर जो फोर्स लगाता है वह बल जो होता है वह बल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। मतलब Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल इस Q3 पर निर्भर नहीं करेगा और न Q3 उसको प्रभावित करेगा। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल तो भी Q3 नहीं प्रभावित करेगा, Q1 Q3 पर बल लगाएगा या Q3 Q1 पर बल लगाएगा, इस बल को Q2 भी प्रभावित नहीं करता। यानी यह बल एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। तो अब देखो जब यह फोर्स लग रहा है तो इनका परिणामी ऐसे ही तो होगा भाई। इधर बल किसके कारण लग रहा है भाई, F12 1 पे लगाया गया 2 के कारण बल, इसको क्या लिखेंगे F13। इनका परिणामी जो है मान लीजिए यह इधर F है, कोई दिक्कत। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कोई निकाय पर बहुत सारे आवेश होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आवेशों से कोई सिस्टम कोई निकाय अगर बना हुआ है तो आप केवल एक आवेश पर कोई भी एक आवेश को मान लेंगे और एक आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे और उन बलों का जो सदिश योग होगा वो परिणामी बल कहा जाएगा कि उस आवेश पर कितना परिणामी बल लग रहा है, ठीक ना। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। असंख्य या कई आवेशों से बनी किसी निकाय के किसी एक
आवेश पर लगने वाला किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले परिणामी बल लगने अन्य, ठीक है, एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा, ठीक है ना, अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले परिणामी बल का मान सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। असंख्य या कई आवेशों से बने किसी निकाय के किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले परिणामी बल का जो मान होगा, ठीक है ना, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का क्या है, सिद्धांत है। चलिए हम इस सिद्धांत को सिद्ध भी कर लेते हैं, ठीक ना। अर्थात पहले हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे, अर्थात अगर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल F हो, परिणामी बल, तो क्या होगा, F12 प्लस F13, ठीक ना, प्लस F14 डॉट 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 F1n। मतलब n आवेशों की कोई निकाय है तो सभी आवेशों द्वारा ये लगने वाला किस पर, आवेश पहले आवेश पर बल है तो उन सभी बलों का योग आवेश पहले पर परिणामी बल का मान होगा। ऐसे अभी हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, हो गया, इतना नोट हो गया, मिटा दें इसको, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ये जो मैंने निकाय बनाया, ये मेरी निकाय है, कितने आवेशों की निकाय है भाई, 3 आवेशों की, ठीक है ना। 3 आवेशों की निकाय है, Q1 Q2 और Q3। मैंने पहले ही बताया Q1 पर Q2 द्वारा बल लग रहा है F12, Q1 पर Q3 द्वारा बल लग रहा है F13। तो इनका परिणामी निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो बल ये लगता है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो भाई हमने इस पर इधर बल दिखाया, इस पर इधर लगेगा, तो इनका एक परिणामी F हो गया, ठीक है। तो चूंकि आप देखिए, चूंकि हम लिख लेते हैं, क्या होगा भाई, F12 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। वंस अगेन F13 मतलब पहले पर तीसरे के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चूंकि हम कह रहे हैं कि चूंकि F12 तथा F13 वेक्टर लगा देते हैं इस पे, बल F12 तथा बल F13 का परिणामी क्या है, F है, मैंने बनाया है। बताओ भाई सदिश योग याद करो, 11 में पढ़े थे कि 2 वेक्टरों का सदिश योग, कैसे भी वेक्टर हो, जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं, इनका सदिश बीच में ही जाता है। बीच में जाने का मतलब चतुर्भुज नियम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर इसको ऐसे ऐसे खींच दें ऐसे, तो समांतर चतुर्भुज का योग नियम काम करेगा।
तो हम इनका परिणामी अगर एफ निकालना चाहें तो एफ बराबर क्या होगा भाई, वेक्टर एफ बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, और नहीं तो इनके परिणामी का जोड़ करते हैं तो कर डी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, तो वो तो परिणामी की वैल्यू बताता है, हम इनके सदिश का योग कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे भी अगर तुम इसको निकालोगे तो आपको बताया जा चुका है कि जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक, अगर परिणामी की बात करोगे तो परिणामी भी निकाल कर जोड़ना पड़ेगा, तो परिणामी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम सदिश का मान रख रहे हैं, इसका सदिश प्लस इसका सदिश इसके बराबर होगा। तो चलो भाई, इसका वैल्यू है वेक्टर एफ बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर। क्या कॉमन है भाई बताओ, कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा Q2 बटा में R12 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ Q3 बटा में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, केवल मैंने 2 आवेशों की निकाय बनाया या 3 आवेशों की। अब यदि हम मान लेते हैं, माना कि निकाय n आवेशों कौन भाई Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट Qn से बनी है। हम मान लेते हैं कि हमारी निकाय इनसे मिलकर बनी है, तो परिणामी बल क्या होगा, बल F बराबर क्या होगा F12 प्लस 3, इसी पर ऊपर वाला भाई 2 गो था तो 2 गो जोड़े थे, अब जितना है वो सबको जोड़ देंगे, प्लस F14 प्लस F15 डॉट यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक और आ गया तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल, ठीक है ना, मान लो Q4 हो गया, यहाँ पे मैं Q5 बना लिया तो Q5 के द्वारा यहाँ लगने वाला बल, ठीक है। यहाँ पे Q6 हो गया, Q6 द्वारा यहाँ लगने वाला बल। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से और आवेश मान लो ये Qn हो गया, Qn द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ऐसे बहुत सारे निकायों से मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अब बताइए सबकी वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉमन क्या था, अभी भी इसमें रखेंगे तो सबका कॉमन रहेगा, तो मैं कॉमन लेकर लिखता हूँ, कॉमन लेकर लिख लेता हूँ यहाँ पे वेक्टर F बराबर क्या होगा, कॉमन क्या था, यहाँ भी ऑलरेडी कॉमन वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ब्रैकेट में जो है उसको लिखते हैं Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस Q3 अपान प्लस Q4 अपान बोलिए R14 का स्क्वायर प्लस डॉट Qn अपान R1 का स्क्वायर। इसको हम चाहें तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा लगाकर। तो एक चीज जानने, सिग्मा लगाकर लिखने का मतलब हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q1 को बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो हम सिग्मा लगा लेते हैं, सिग्मा
क्या लिख लेंगे, क्यू आई बटे में R1I ना, जो पैटर्न है देखिए 2 है 3 है 4 है, वो ना बदल रहा है, 1 तो नहीं बदल रहा है, तो आपका 1I रहेगा। और यहाँ पे I बराबर 2 से लेकर कहाँ तक, n तक। ये भी आपका एक अध्यारोपण का सिद्धांत को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको आप चाहें तो Q1 को अंदर भी भेज सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, F बराबर 1/4 पाई, और Q1 को अंदर भेज देंगे तो समेसन Q1 QI बटे में R1I का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, I बराबर 2 से n तक। ठीक है, ये हो गया आपके बाहुल आवेशों के कारण बल, यानी इसे ही आप कहते हो अध्यारोपण का सिद्धांत। इस पर आधारित कई न्यूमेरिकल है, कई क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग करेंगे इसके आधार पर कैसे। तो वहाँ पे यहाँ पे चूंकि बल ये सब वैल्यू नहीं दिया था, आवेश का मान नहीं दिया था, कितने कूलम आवेश है, कितने माइक्रो कूलम आवेश है, वहाँ पे हमको सब कुछ दूरी वगैरह सब पता रहेगा। सब बल का मान हम ज्ञात करेंगे पहले अलग अलग, कितना न्यूटन है उनको ऐसे जोड़ लेंगे, या फिर ऐसे करके जैसे भी लगाना होगा हम लगा लेंगे। ठीक है ना, तो कर लीजिए।